आज हम बात करने वाले हैं वियना की संधि के बारे में। वियना की संधि एक पर्यावरण समझौता है जिसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इसे साल 1985 में वियना सम्मेलन में मंजूरी मिली थी और साल 1988 में इसे लागू किया गया था। 25 मार्च 1815 वियना की संधि मित्र शक्तियों ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, प्रशिया और रूस के बीच एक औपचारिक समझौता था, जिसके तहत वे नेपोलियन के विरुद्ध तब तक युद्ध करते रहेंगे जब तक कि वो पराजित न हो जाए। 1815 इसमें कई देशों को द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। बुर्बो वंश, आपको पता है बुर्बो वंश, ये 9th में पढ़ चुके हैं। बुर्बो वंश था, ये फ्रांस की बात हो रही है। फ्रांस की क्रांति जब हुई तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसमें क्रांति होने का मुख्य कारण क्या था? सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, वैचारिक कारण, राजनीतिक कारण, ये बहुत प्रकार के क्रांतियां थी। उसमें 200 वर्षों तक राजाओं ने क्या किया? राज्य किया। लेकिन कितने लोग? 5 शासकों ने मिलकर के 200 वर्षों तक शासन किया। और कौन सा वंश चल रहा था? बोर्बो वंश चल रहा था, जिसमें रूढ़िवादी विचारधारा के लोग आए। आपको पता है कि इसमें उदारवादी लोग, रूढ़िवादी लोग और रेडिकल ये लोग आए, जिसमें देखा गया कि रूढ़िवादी की क्या हुई? जीत हो जाती है। अब क्या हुआ? उदारतावाद। उदारतावाद क्या है? उदारतावाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य की विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक क्या किए? प्रयास किए। लेकिन उदारतावाद की क्या हुई? हार हो गई, जिसमें जर्मन परिषद में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसमें 39 राज्य थे लेकिन कोई भी बदलाव नहीं हो पाया। फ्रांस की सीमा पे कई राज्य बनाए गए। अब बात करने वाले हैं क्रांतिकारी के बारे में। क्रांतिकारी 1815 में दमन के भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवादी क्या किए? छिप गए थे। अनेक यूरोपीय राजाओं में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले और विचारों का प्रसार करने वाले अनेक गुप्त संगठन बनाए गए थे। इस अवधि में क्रांतिकारी होना स्वतंत्रता में स्वतंत्रता लाना था। क्रांतिकारी प्रतिबद्धता स्वतंत्रता मुक्ति के लिए होनी चाहिए थी। उनका विश्वास था कि राष्ट्र राज्य का स्थापना करके ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए जा सकते थे। एक क्रांतिकारी की थी जिसमें जमींदोज थे। उदारतावादी, उदारतावादी पहले ही बताया है। उदारतावादी वो विचारधारा थे जिसके अंतर्गत मनुष्य की विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ का सामूहिक प्रयास किए जा सकते हैं। ये सीक्रेट सोसाइटी क्या था? सीक्रेट सोसाइटी या गुप्त समाज एक ऐसी संगठन होता है जिसकी गतिविधियां, घटनाएं, आंतरिक कार्यप्रणाली या सदस्यता छिपी होती है। गुप्त समाज अपने अस्तित्व को छुपाने का प्रयास कर सकता था, जिसमें देखा गया कि ये राजशाही का विरोध कर रहे थे और लोकतांत्रिक सिद्धांत का समर्थन कर, यानी राजशाही जो राजा लोग थे उसका ये लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे, लोकतांत्रिक यानी जनता का क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। जिसमें देखा जाए मैथ्सनी थे। मैथ्सनी इनका ये इलियन क्रांति 1807 में इनका जन्म हुआ था, जहां देखा गया क्रांतिकारी मैथ्सनी का जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। उनके कार्बोनारी के गुप्त संगठन की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, जिसमें 24 वर्ष की युवा अवस्था में उसने लिंगोरिया में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई गई उसके लिए बहिष्कार कर दिया। अब उसे दो चीजों से हुआ, एक इटली और एक यूरोप में। अभी बताया गया था इनमें यंग इटली के थे और एक यूरोप के थे, जिसमें देखा गया ये भी क्या किए? ये सारी चीजों को ये देख के चलाए थे। अब बात करने हैं क्रांति का युग 1830 से लेके 1848 में। ये क्या था? रूढ़िवादी व्यवस्थाओं में शक्ति संपन्न बनते ही यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवादी राष्ट्रवादी की क्रांति आंधी उठने लगी थी। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? उदारवादी राष्ट्रवादी के हाथों में था, जो मध्यवर्गीय शिक्षित लोग थे, जैसे प्रोफेसर, अध्यापक, क्लर्क, मध्यवर्गीय व्यापारी आदि सम्मिलित थे। जब जुलाई 1830 में प्रथम विद्रोह की चिंगारी फ्रांस में फूट पड़ी थी। ये जुलाई क्रांति क्या था? जिसमें देखा गया साल 1830 में
फ्रांस में हुई ये एक क्रांति थी, जिसमें देखा गया फ्रांस में पहला उथल-पुथल 1830 में हो चुका था, जिसमें सुधार करने के लोग कई विचारधारा के लोग आए, जैसे उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी। उन्होंने क्या-क्या आंदोलन किया, क्रांतिकारी की। उस समय जो पूर्ववंश के जो राजा थे, उनको वो उखाड़ फेंका। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, जिसमें जुलाई क्रांति का परिणाम क्या है, अभी हमने बताया है कि साल 1830 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसका एक प्रमुख क्रांति होने का कारण था। यानी उसका परिणाम क्या आया, 2 भागों में बाँटा गया। उससे नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम को क्या किया गया, अलग कर दिया गया, जिसमें ग्रीस की आज़ादी मिल चुकी थी। कॉन्स्टेंटिनोपल टीटी। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद की भावना केवल युद्ध और विस्तार के कारण ही नहीं, यानी राष्ट्रवाद को देश प्रेम भावना केवल युद्ध विस्तार नहीं था। अब जानते हैं राष्ट्रवादी भावना रोमांच परिकल्पना क्या था, जिसमें किसी घटना या व्याख्या करने वाले सुझाव ही परिकल्पना कहलाता है। जैसे देखा गया कि ये निकल क्या है, सांस्कृतिक आंदोलन। सांस्कृतिक आंदोलन क्या, पहले तो हम जानते हैं आंदोलन क्या है। आंदोलन अपने हक के लिए लड़ना ही आंदोलन कहलाता है। कि सांस्कृतिक आंदोलन विभिन्न कला के रूपों के माध्यम से विचारों का प्रसार करके और दैनिक जीवन में जानबूझ विकल्प बनाकर समाज को सोचने के तरीके को बदलने का ही साझा प्रयास सांस्कृतिक आंदोलन कहलाता है। इसमें भाषा आया। भाषा मनुष्य के भाव विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है, और कहा गया भाषा को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कविताएं, कविताएं क्या थी, साहित्य कला का रूप कविताएं थी, जिसमें लोक कथाएं भी कही गई। लोक कथाएं जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आने वाली ऐसी कहानियां होती थी, जिन्हें आम तौर पे मौखिक रूप से सुनाया जाता था, जो लोक कथा कहा जाता था। अब बात करते हैं भूखमरी, कठिनाई और लोगों का विरोध। 1830 से लेकर 1848, ये 1830 का दशक यूरोप के लिए कठिनाइयों का काल था। जो 19वीं शताब्दी में रूस में जनसंख्या बढ़ गई थी, यहाँ बेरोजगारी का बोलबाला हो गया था। जनसंख्या गांव को छोड़ के नगरों के भीड़ भरे क्षेत्रों में जाकर बस गई थी। यहाँ यूरोप महाद्वीप इंग्लैंड के वस्त्रों को क्या किया था, प्रतिस्पर्धा से जूझ रहा था। यूरोप में कुलीन वर्ग क्षेत्रों में कृषक सामंती वर्ग देखा गया शुल्क भार देने से दबे हुए थे, जिसमें खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ने अथवा फसल नष्ट करने को गांव से नगर जनता में जाल में फंस गए थे। अब यह आया क्या कि 1848 का साल एक ऐसा बुरा साल था, जो भोजन की कमी और रोजगारी की कमी के कारण पेरिस के लोग सड़कों पे उतर आए थे, जिसका विद्रोह इतना जबरदस्त था कि लुई फिलिप को वहां से पलायन करना पड़ा, यानी भागना पड़ा। एक नेशनल असेंबली ने प्रजातंत्र की घोषणा कर दी। 21 साल से ऊपर की उम्र के सभी वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार मिल गया। लोगों को काम करने का अधिकार मिल गया, रोजगार मिल गया। यानी इस क्रांति ने क्या किया, सबको अधिकार देने का मिल गया, कि सभी लोग आंदोलन करने लगे। अब बात करने वाले हैं क्रांति का युग 1830 से लेके 1848 की बात करते हैं। जब इस समय उदारवादियों की क्रांति हुई, तो उसमें नेतृत्व पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग का रहा था। यानी करा नेतृत्व जो करने वाले लोग थे, उसमें पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग का ही था। इसमें जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य था, जिसमें राष्ट्र एकीकरण संविधान की मांग शुरू हो गई, और जिसमें कहा कि संसदीय क्या होगी, एक प्रणाली होगी। अब बात करने वाले हैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट शहर की बात करते हैं। जर्मनी 1848 में यूरोप राष्ट्रवाद ने जनतंत्र और क्रांति का साथ छोड़ दिया। रूढ़िवादियों ने सत्ता और राजनीति तत्व प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राष्ट्रवादी विचारों का प्रयोग किया। इसी क्रम में जर्मनी और इटली एकीकरण को पाया। राष्ट्रवादी भावनाओं के मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों ने आर्थिक थी। 1848 में जर्मन महासंघ के विविध क्षेत्रों में मिलकर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य राष्ट्र बनने का प्रयास किया गया, जिसमें देखा गया शहर में मध्यम वर्गीय पेशेवर भी आए, व्यापारी भी आए और धनी कलाकार भी आए, जिसमें सकल जर्मनी असेंबली हुई 18 मई 1848 को, जिसमें 831 चुने हुए प्रतिनिधित्व थे। जर्मन राष्ट्र का एक संविधान
बनकर तैयार हो गया, जिसमें राजा फ्रेडरिक ही उनको घोषित किया गया था। अब बात करने वाले हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण पश्चिम, उसमें जर्मनी 39 राज्यों के परिसंघ था, जिसमें ऑस्ट्रिया और प्रुशिया 2 भागों में बाँटा गया। उस समय ऑटो वन बिस्मार्क खान एक सीएम के रूप में था, जिसमें 3 युद्ध हुए थे, जैसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ हुए थे युद्ध। अब देखा गया उसमें प्रुशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का बादशाह घोषित किया गया था। अब बात करने वाले हैं इटली का एकीकरण। इटली जर्मन की भांति इटली के विभाजन का भी एक लंबा इतिहास रहा है। इटली अनेक छोटे-छोटे वंशानुगत राज्यों में बहुराष्ट्रीय हैफसर साम्राज्य में बिखरा हुआ था, जिसमें देखा गया 20वीं शताब्दी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें मात्र एक में इटली राजघराने का शासक ही था, जिसमें देखा गया 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बटा हुआ था। अभी बात करते हैं जिसमें देखा गया उनमें से एक सार्डिनिया पिडमोंट पर किसी इटालियन राजपरिवार का शासक हुआ करता था, जिसमें देखा गया यूनियन द्वितीय था। द्वितीय भाग में ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग समाज में नियंत्रण में था, जिसमें मुख्यमंत्री केवल 1859 में हुआ था। मध्य भाग में पोप, दक्षिणी भाग में स्पेन के बोर्बोन राजाओं के नियंत्रण में शासन था, जिसमें ग्रिमोल्डी। अब बात करने वाले हैं ब्रिटेन की अजीबो-गरीब कहानियाँ, यानी दास्तां। कुछ विद्वानों का मत था कि राष्ट्र राज का आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में उपजा राष्ट्र राज किसी क्रांति का परिणाम न होकर दीर्घकालीन प्रक्रिया का परिणाम था। इस द्वीप समूह में रहने वाले अंग्रेजों इस द्वीप में रहने वाले लोग अंग्रेजों, वेल्स, स्कॉट या आयरिश लोगों की पहचान नृजातियां थी। समस्त जातियां समूहों में अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं हुआ करती थी, जिसमें देखा गया कि लोग ध्यान दे रहे थे जातीय समूह में कि लोग इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दे रहे, उसमें उसी का नाम वेल्स, स्कॉट, आयरिश था, जिसमें बहुत सारे 2 भागों में बांटा गया, प्रोटेस्टेंट एक कैथोलिक। ये इंग्लिश द्वारा ये लोग क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, लेकिन कैथोलिक क्या कर रहे थे, वेल्थ टोन के समर्थन कर रहे थे, जिसमें स्टॉक में 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच यूनियन एक्ट बना, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। अब बात करने वाले हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में। राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी के अंतिम काल में राष्ट्रवाद ने अपना आदर्शवादी और राजतांत्रिक स्वरूप खो दिया। अब राष्ट्रवाद की अवधारणा सीमित लक्ष्यों वाला सिद्धांत बनकर रह गया और राष्ट्रवादी समूह युद्धों में उतारू हो उठे थे। उधर यूरोपीय शक्तियां अपने राष्ट्रवादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोगों की आकांक्षाओं का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, जिसमें देखा गया कि 1871 में यूरोप गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बल्कन क्षेत्र में बना दिया गया था। अभी कहा ना कि ये बल्कन क्षेत्र में बना गया था। बल्कन में क्या हुआ, संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी थे, जिसमें ये दक्षिण पूर्व की बात करते हैं, उसमें कौन कौन से देश आए, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोएशिया और बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो आए थे।